नया दौर कैसे आया? और आजकल का तो आधुनिक दौर चल रहा है। जो आप लोग अभी जूता पहनते हैं, वो जूता पहनने की इजाजत नहीं थी। कैसे? उसी को तो देखना है। चलिए देखते हैं। नया दौर देखो क्या था। ये नए बदलाव कैसे हुए? ब्रिटेन में नई सामग्री व नई प्रौद्योगिकी ने इस परिवर्तन को संभव कैसे बनाया? दो विश्व युद्धों व महिलाओं की कार्य स्थिति में आए परिवर्तन के चलते भी कुछ और बदलाव हुए। आइए थोड़ा पीछे चलकर देखें कि ये परिवर्तन क्या थे। तो नई सामग्री कैसे आई? देखो, नई सामग्री, जब भी कोई परिवर्तन होता है तो नई चीज आती है ना। नई सामग्री कैसे आई? नई सामग्री, एक सामग्री वो भी होती है हवन वाली, उसको बोलते हैं हवन सामग्री। क्या बोलते हैं? हवन सामग्री। और यह नई सामग्री 17वीं सदी से पहले ज्यादातर ब्रिटिश महिलाओं के पास आमतौर पर फ्लैक्स लीलेन, क्या फ्लैक्स, फ्लैक्स लीनेन, लीनेन, फ्लैक्स लिनेन या ऊन के कपड़े बहुत कम होते थे। क्या कहेंगे? ऊन के कपड़े बहुत कम होते थे। इन्हें साफ करना भी बहुत मुश्किल होता था। 1600 के बाद साथ व्यापार के चलते चलते सस्ती व रख रखाव में आसान भारतीय छींट कई यूरोपियों के घरों में और अलमारियों तक का हिस्सा बन गई। फिर औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके दौरान 19वीं सदी में ब्रिटेन में सूती कपड़ों को थोक उत्पादन और भारतीय संहिता कई देशों में निर्यात करना शुरू किया। यूरोप के बहुत बड़े तबके के लिए सूती वस्त्र अपनी आसानी से उपलब्ध हो गया। अब क्या हुआ? बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक कृत्रिम रेशों से बने कपड़े और ज्यादा सस्ते तथा साफ कर पहनने में आसान हो गए। महिलाएं पत्रिकाओं में तूफान खड़ा कर देंगी। भारी भरकम व उलझाऊ अंतर वस्त्रों को 1870 के दशक में धीरे धीरे त्याग दिया गया। कपड़े अब हल्के हो गए और छोटे और पतले होने लगे। क्या होने लगे? पतले, एकदम स्लिम। लेकिन फिर भी 1914 तक, कब तक? 1914, 1914, 1914 तक कपड़े एड़ी तक होते थे। कहां तक होते थे? कपड़े एड़ी तक होते थे। और यह लंबाई 13वीं सदी में बददस्तूर चली आ रही थी। लेकिन अगले साल 1915 में देखो क्या हुआ। कब? 1914 से जब हम अगले साल गए 1915, भी अगला साल कौन, अगला वर्ष कौन सा होगा? 1915 होगा। 1915 में स्कर्ट का पहुंचा जो था अचानक पिंडलियों तक पहुंचाया। कहां तक पहुंच गया? पिंडलियों तक। ये होती है ना, देखो पिंडलियां, पहले एड़ियों तक थी। 1914 में एड़ियों तक था, लेकिन 1915 में स्कर्ट का पहुंचा अचानक ही जो है पिंडलियों तक सरक आया। अब इससे क्या? महायुद्ध हो गया। क्या हो गया? महायुद्ध। कैसे हुआ महायुद्ध? देखो, महिलाएं परिधान में कई बदलाव तो विश्व युद्ध के कारण हुए। यूरोप में ढेर सारी औरतों ने जेवर और बेशकीमती कपड़े पहनना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आदर करते हैं, गुलामी नहीं। अगर सिर पर बिठा सकते हैं तो मुंह केवल गिरा भी सकते हैं। इसलिए बात मत करो, ध्यान से समझो बात को। ठीक है? क्लियर होगी? जब कहा जाएगा तब सवाल पूछिएगा। ठीक है? वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए सितम वही करना जो सह सको। अब देखो, उच्च वर्ग की महिलाएं क्या थी? जो ऊंचे वर्ग की महिलाएं थी अन्य तबकों की नारियों से घुलने मिलने लगी, जिससे सामाजिक सीमाएं भी टूटी और महिलाओं तक एक सी दिखने लगी। महिलाएं क्या करने लगी? एक सी दिखने लगी। पहले विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918, 1914 से 1918। पहले विश्व युद्ध के दौरान कपड़ों के छोटे होने की निहायत व्यवहारिक कारण थे। ब्रिटेन में 1917 तक आते आते 70,000 औरतें क्या करती थी? हथियारों की फैक्ट्रियों में काम करने रही थी। कहां पर? हथियार जहां बनते थे उन फैक्ट्रियों में काम करने लगी थी। वे ब्लाउज व पैंट की कामकाजी वर्दी पर ऊपर से स्कार्फ डाल लेती थी।
बाद में इसी वर्दी ने ओवरऑल क्या किया, टोपी का रूप ले लिया। जंग के लंबा खिंचने के साथ साथ चटक रंग गायब होने लगे, हल्के रंग पहने जाने लगे, यानी कपड़े सादे और सरल हो गए। कैसे हो गए? कपड़े सादे और सरल हो गए, एकदम साधारण। स्कर्ट तो छोटे हुए ही, ट्राउजर भी जल्द ही पाश्चात्य महिलाओं की पोशाक का अहम हिस्सा बन गए। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, इससे उन्हें चलने फिरने में बेहतर आजादी हासिल हुई। भाई कोई क्या करेगी, ट्राउजर अगर पहनी तो चलने फिरने में एकदम, कैट वॉक करने में कितना मजा आएगा लड़कियों को, है ना? कि ट्राउजर में अगर कैट वॉक करेंगी तो कैसे है, नहीं गिरेंगी ना? क्यों? चलने फिरने में की देखो पूरी बेहतर आजादी हासिल हुई। और सबसे जरूरी बात क्या है, सहूलियत की खातिर औरतों ने बाल भी छोटे रखने शुरू कर दिए, बॉय कट। क्या करने शुरू कर दिए? बॉय कट, छोटे बाल रखने शुरू कर दिए। 20वीं सदी तक आते आते कठोर और सादगी भरी जीवन शैली गंभीरता और प्रोफेशनल अंदाज का पर्याय हो गई। बच्चों ने नए विद्यालयों में सादी पोशाक पर जोर दिया। बच्चों ने क्या किया? नए विद्यालयों में सादी पोशाक पर जोर दिया गया और तड़क भड़क को हतोत्साहित किया गया। लड़कियों का पाठ्यक्रम में भी जिम्नास्टिक व खेलों का प्रवेश हुआ। देखो, लड़कियों के जो पाठ्यक्रम था उसमें क्या, जिम्नास्टिक व खेलों का प्रवेश हुआ, खेलों की स्पोर्ट्स की एंट्री हुई। खेलने कूदने में उन्हें ऐसे कपड़े की दरकार थी जिसमें उनकी गति में कोई बाधा ना पड़े। उसी तरह काम हेतु बाहर जाने के लिए उन्हें आरामदेह और सुविधाजनक कपड़ों की जरूरत थी। इस तरह आपने गौर किया होगा कि पहनावे का इतिहास समाज के बृहत्तर इतिहास से नथा गुथा है। हमने यह भी देखा है कि पहनावे और खूबसूरती की परिभाषा कैसे समाज की प्रभुत्वशाली संस्कृति और रवैये से तय होती है, और कैसे ये ख्याल वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। वक्त के साथ साथ वही हर चीज बदलती है ना, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। और यह भी साफ हो गया कि किस तरह सुधारकों और रूढ़िवादियों के बीच, देखो एक तो सुधारक होते हैं और एक रूढ़िवादी होते हैं, इन आदर्शों को शक्ल देने के लिए संघर्ष चले। और टेक्नोलॉजी एवं अर्थव्यवस्था के बदलाव तथा नए वक्त के दबाव ने लोगों को परिवर्तन की जरूरत का एहसास कराया। क्या कराया? परिवर्तन का एहसास कराया। औपनिवेशिक भारत में कैसे बदलाव हुआ? देखो, जो औपनिवेशिक भारत था हमारा, औपनिवेशिक भारत में कैसे बदलाव हुआ? तो इस दौर में भारत में क्या हो रहा था? औपनिवेशिक काल में पुरुष और नारी, कौन? पुरुष और नारी परिधानों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। एक तरह तो इनके पीछे पश्चिमी ड्रेस शैली और मिशनरियों के काम का असर था, तो दूसरी तरफ भारतीयों द्वारा प्रचारित ऐसे पहनावे का भी जो देसी परंपरा व संस्कृति में रचा बसा हुआ था। देसी परंपरा जो हमारी संस्कृति है, ठीक है ना? आजकल तो विदेशी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम मूर्ख जो है ना विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, है ना? छोटे छोटे फटी हुई पैंट पहन रहे हैं, कटी फटी। कुछ का बस चले तो पहनना ही बंद करते हैं ना, स्टाइल दिखाने के लिए। दिखावे में तो टट्टी भी खा लेते हैं लोग आजकल, है? देखो, कपड़ा और पहनावा दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन के निहायत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। 19वीं सदी के हुए बदलाव पर एक उड़ती नजर डालें तो 20वीं सदी के परिवर्तन की बेहतर समझ पाएंगे। जब 19वीं सदी में पश्चिमी वेशभूषा आई तो हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया 3 तरह की थी। जो हम हिंदुस्तानी थे उस समय, हम भी आज भी हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानों की प्रतिक्रिया क्या थी? 3 तरह से इनकी प्रतिक्रिया आई। कैसे कैसे आई? देखो, पहली क्या थी कि बहुत से लोग, खासकर मर्द, पाश्चात्य पहनावे की कुछ चुनिंदा चीजों को अपनाने लगे, कुछ ही। और पश्चिमी फैशन के कपड़े अपनाने वालों में पहला नंबर पश्चिमी भारत के अमीर पारसियों का था। किसका था? अमीर पारसियों का। जो पारसी थे वो भी कौन से? अमीर पारसी, भिखमंगे नहीं, अमीर पारसियों का था। बैगी ट्राउजर और फेंटा या हैट के साथ कॉलर वाले कोट, कौन से? कॉलर वाले कोट और बूट पहने जाते थे।
बूट बोलते हैं जूते को। और जेंटलमैन दिखने में कोई कसर ना रह जाए, इसलिए हाथ में एक छड़ी भी लेकर चलते थे, हाथ में एक छड़ी, जेंटलमैन की तरह। आजकल तो बुजुर्ग लोग के लेके चलते हैं, उस समय जेंटलमैन दिखने के लिए छड़ी लेकर चलते थे। इस समूह के लोगों के लिए पश्चिमी परिधान आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक था। पश्चिमी ड्रेस का आकर्षण समाज के कुछ वर्ग में भी था जिन्होंने इसे अपना लिया, उनके लिए यह मुक्ति का प्रतीक था। यहां भी औरतों से ज्यादा मर्दों ने यह चलन अपनाया। और दूसरी क्या थी देखो, कुछ लोगों का निश्चित मत था कि पश्चिमी संस्कृति से पारंपरिक संस्कृति अस्मिता का नाश हो जाएगा। उनके लिए पश्चिमी पोशाक पहनना कलयुग के आने जैसा है। कैसा? कलयुग तो चल ही रहा है भाई, है ना, कलयुग है, कलयुग। और आजकल कलयुगी महिलाएं बहुत निकल कर आ रही हैं, है ना, कलयुगी महिलाएं। हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। यस, अच्छा, ये लो, ठीक है, कलयुग आने जैसा था। यहां छपे कार्टून में धोती के साथ बंगाली बाबू द्वारा फिरंगी बूट, कौन? बंगाली बाबू, ए बाबू मसाए, बंगाली बाबू, बंगाली बाबू द्वारा फिरंगी बूट और हैट पहनने के लिए उसका मखौल उड़ाया जाता था। तीसरी बात देखो क्या थी, कुछ पुरुषों ने इस दुविधा का हल ऐसे ढूंढा कि बगैर अपनी भारतीय पोशाक छोड़े, जो उनकी संस्कृति में है, उसको बिना छोड़े पश्चिमी कपड़े पहनने शुरू कर दिए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में क्या हुआ देखो, कई बंगाली अफसरों के घर में बाहर काम के लिए पश्चिमी शैली के वस्त्र रखने शुरू किए और घर आते आते वे आरामदेह हिंदुस्तानी कपड़ों में समा जाते थे। समझ पाए? और 20वीं सदी के मानव शास्त्री कौन हुए? हाँ, मानव शास्त्री बैरियर एल्विन। क्या नाम है इनका? बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन याद करते हैं कि पूना में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, पूना में भाई, पूना देखा है ना, पूना में क्या है, पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी रहा करती थी, तो पुलिसकर्मी क्या करते थे, ड्यूटी से आते वक्त सड़क पर ही कपड़े बदल लेते थे और घर तक सिर्फ ट्यूनिक वस्त्र या अंत वस्त्र में ही पैदल जाया करते थे। बाहरी और अंदरूनी दुनिया का यह अंतर अभी भी कई लोग बरतते हैं। कुछ अन्य लोगों ने पश्चिमी और देसी पोशाक को एक साथ पहनकर इस उधेड़बुन से राहत पाई ली है। और लेकिन हम देखेंगे कि वेशभूषा में बदलाव के इस इतिहास में काफी उठापटक हुई। देखो, जाति संघर्ष हुआ। जाति संघर्ष क्या हुआ? जाति संघर्ष कैसे हुआ? जाति संघर्ष के साथ क्या हुआ देखो, पोशाक परिवर्तन हुआ। पोशाक या परिधान क्या हुआ? परिवर्तन कैसे आया देखो। हालांकि भारत में यूरोपीय किस्म के समचूरी कानून तो नहीं थे, लेकिन यहाँ का जो खान पान है, वेशभूषा है, रहन सहन है, अपनी सख्त सामाजिक संहिता थी। प्रभुत्वशाली जाति व अधीनस्थ जाति के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, यह जाति प्रथा द्वारा तय किया जाता था। किसके द्वारा तय किया जाता था? जाति प्रथा द्वारा। जाति प्रथा भाई, जाति प्रथा का भी अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, तो जाति प्रथा द्वारा तय किया जाता था। और इन आचार संहिताओं के पीछे कानून की ताकत थी। इसलिए अब जब भी पहनावे में बदलाव से इन आचारों का उल्लंघन हुआ, हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाएं हुई। मई 1822 की बात है। कब है? मई 1822। अभी भी देखो मई चल रहा है, है ना। तो मई 1822 में
दक्षिण भारत के त्रावणकोर, क्या नाम है? दक्षिण भारत के त्रावणकोर, त्रावणकोर, दक्षिण भारत के त्रावणकोर रियासत में प्रभुत्वशाली जाति के नायरों ने क्या किया? नायरों ने, एक जाति थी सनार, सनार जाति, ये एक सिर्फ उदाहरण है। क्या थी? सनार जाति। सनार जाति की महिलाओं पर हमला किया क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़े डालने की हिम्मत की थी। क्या की थी? अपने शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़े डालने की हिम्मत की थी। आगे के दशकों में वस्त्र संहिता को लेकर कई हिंसक टकराव होते रहे। सनार, जिन्हें बाद में नाडर कहा गया, क्या कहा गया इन्हें? इन्हें बाद में कहा गया नाडर, बाद में इनको ही नाडर नाम दिया जाने लगा। समुदाय के बहुत से लोग अधीनस्थ जाति के माने जाते थे। यही कारण है कि उन्हें छतरी लेकर चलने, जूते या सोने के गहने पहनने की मनाही थी। वो ना ही तो छतरी लेकर चल सकते थे जेंटलमैन की तरह, और ना ही जूते पहन सकते थे, और ना ही सोने के गहने पहन सकते थे। उनको सब चीज की क्या थी? मनाही थी, बिल्कुल मना था, नहीं तो दंड दिया जाता था, है ना। और स्थानीय रिवाज था कि क्या मर्द क्या औरत प्रभुत्वशाली जाति वालों के सामने ऊपरी शरीर को नहीं ढकेगा। क्या समझ में आई? क्या मर्द क्या औरत प्रभुत्वशाली जाति वालों के सामने ऊपरी शरीर को नहीं ढकेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई भी हो, वो जो प्रभुत्वशाली जाति वाले लोग होंगे उनके सामने अपने ऊपरी शरीर को नहीं ढकेगा। ईसाई मशीनरियों के प्रभाव में आकर धर्मांतरी सनार महिलाओं ने 1820 के दशक में सिली हुई ब्लाउजों और कपड़ों से प्रभुत्वशाली जाति वालों की तरह ही अपना तन ढकना शुरू कर दिया। जैसे प्रभुत्वशाली जो जातियां थी ना, वो उनकी महिलाएं मर्द क्या करते थे? ऊपरी तन ढकते थे। तो उनकी तरह ही इन्होंने भी क्या किया? 1820 के दशक में सिली हुई ब्लाउजों और कपड़ों से, जैसे प्रभुत्वशाली स्त्री और मर्द का अपना तन ढकते थे, वैसे ही इन्होंने भी ढकना शुरू कर दिया। आया बैकुंठर जैसे हिंदू सुधारकों ने भी पोशाक परिवर्तनों की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जल्द ही नायर जाति के लोग हरकत में आ गए और उन्होंने सरेआम इन औरतों पर हमले करने शुरू कर दिए। जब देखो इन्होंने अपना ऊपरी अंग जो है ढकना शुरू कर दिया, प्रभुत्वशाली औरतें और मर्दों की तरह ही, तो इन पर क्या हुए? सरेआम इन औरतों पर हमले करके उनके ऊपरी वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए। ऊपर के वस्त्र जो पहनने शुरू किए ना इन्होंने, इनकी देखा देख, उसको हमला करके क्या है? सरेआम उनके ऊपरी वस्त्र फाड़ने शुरू कर दिए। अदालत में भी पोशाक परिवर्तन की इस मुहिम के खिलाफ अर्जियां दी गई। अदालत में भी गए लोग। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि सनार इस समय प्रभुत्वशाली जाति, इस समय जो थे प्रभुत्वशाली जाति मुफ्त सेवा टहल करने से इनकार करने लगे थे। शुरू में त्रावणकोर की सरकार ने 1829 में घोषणा करवाई। कब करवाई? इसकी सरकार ने 1829 में, 1829 में क्या करवाई? एक घोषणा करवाई कि सनार औरतें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने से बचें। क्या? अपने ऊपरी हिस्से को ढकने से बचें। लेकिन इसके बावजूद सनार ईसाइयों, यहां तक कि सनार हिंदू महिलाओं ने अंगिया, कौन सा? अंगिया, अंगिया और ब्लाउज जैसे ऊपरी वस्त्रों को अंगीकार करना जारी रखा। और त्रावणकोर में 1855 में दास प्रथा की समाप्ति से, कब? त्रावणकोर में का 1855, 1855 में क्या हुआ? देखो, दास प्रथा की समाप्ति से प्रभुत्वशाली जाति वाले और कुंठित हुए। उन्हें लगा कि उनका नियंत्रण क्या है? टूट रहा है, उनका नियंत्रण टूट रहा है। अक्टूबर 1859 में जब एक दिन बाजार में सनार महिलाओं पर हमले हुए, कब? अक्टूबर 1859 में, अक्टूबर 1859, 1859 में बाजार में क्या हुआ? इन महिलाओं पर, जो ये महिलाएं थी सनार महिलाएं, इन पर हमले हुए और उनके कपड़े उतारे गए और दंगा भड़क उठा। क्योंकि
गलत है ना। अब हुआ क्या देखो, घर लूटे गए, गिरजाघरों को जलाया गया। आखिर में सरकार ने एक और घोषणा जारी की, जिसके तहत सनार महिलाओं, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह ईसाई हो, जैकेट आदि से ऊपरी शरीर को मर्जी मुताबिक ढकने की इजाजत उनको मिल गई। लेकिन ठीक वैसे नहीं जैसे ऊंची जातियों की महिलाएं ढकती थी, ठीक है ना। इजाजत तो मिली, लेकिन वैसे नहीं मिली जैसी ऊंची जातियों की महिलाएं अपना शरीर ढकती थी, उस तरह से नहीं मिली। ब्रिटिश राज और देखो पोशाक संहिता क्या थी है, तो भारतीय वेशभूषा पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई और हिंदुस्तानियों का अंग्रेजी रवैये के प्रति क्या रुख रहा। अलग अलग संस्कृतियों में किसी भी परिधान के अक्सर भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। इससे कई मौकों पर गलतफहमी पैदा होती है, टकराव होते हैं। पहनावे में ब्रिटिश राज के दौरान आए बदलाव इसी टकराव का ही क्या है, नतीजा है। जरा पगड़ी और टॉप हैट को ही ले लो, देखो क्या ले लो, पगड़ी और टॉप हैट। पगड़ी पहनते हैं भैया, पगड़ी, पगड़ी और टॉप हैट, पगड़ी और टॉप हैट। जब शुरू शुरू में यूरोपीय व्यापारी भारत आने लगे तो उनकी पहचान हैट वालों में की थी। किसमें, हैट वालों में। जबकि हिंदुस्तानियों की पगड़ी वालों में की थी। भाई जो यूरोपीय व्यापारी थे भारत आने लगे, यूरोप के व्यापारी भारत आने लगे तो उनकी पहचान कैसे, हैट वाले। और जो हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी पगड़ी वाले, पगड़ी वाले वर्सेस हैट वाले सिर पर धारण की जाने लगी। और ये दो चीजें ना केवल देखने में भिन्न थी, बल्कि उनके मायके में भी, मायने में भी, उनके मायने में भी क्या है, जुदा जुदा थे। उनके मायने भी क्या थे, जुदा जुदा थे दोनों के। भारत में पगड़ी धूप व गर्मी से तो बचाव करती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ सम्मान का प्रतीक भी थी। क्या थी, सम्मान का प्रतीक भी थी, जिसे जब चाहे उतारा नहीं जा सकता था। पश्चिमी रिवाज तो यह भी था कि जिन्हें आदर देना हो सिर्फ उनके सामने हैट उतारा जाएगा, जिनको रिस्पेक्ट देनी हो उनके सामने सिर्फ क्या है, हैट उतारा जाएगा, नहीं तो नहीं उतारा जाएगा। इस सांस्कृतिक भिन्नता से गलतफहमी पैदा हुई। ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानियों से मिलते और उन्हें पगड़ी उतारते ना पाते तो अपमानित महसूस करते थे। क्या करते थे, अपना अपमान समझते थे। दूसरी तरफ बहुतेरे हिंदुस्तानी अपनी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय असीमता को जताने के लिए जानबूझकर पगड़ी पहनते थे। क्या करते थे, जानबूझकर पगड़ी पहनते थे। इस तरह का टकराव जूतों को लेकर भी हुआ, ठीक है, इस तरह का टकराव जूतों को लेकर भी हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में रिवाज था कि फिरंगी अफसर जो थे, फिरंगी अफसर भारतीय शिष्टाचार का पालन करते हुए, किसका, फिरंगी अफसर भारतीय शिष्टाचार का पालन करते हुए देसी राजाओं व नवाबों के दरबार में जूते उतार कर जाएंगे। किसके जाएंगे भाई, राजाओं व नवाबों के दरबार में क्या करेंगे, जूते उतार कर जाएंगे। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई दिक्कत। और कुछ एक अंग्रेज अधिकारी भारतीय वेशभूषा भी धारण करते थे। कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो भारतीय वेशभूषा को धारण करते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में रिवाज क्या था, रिवाज था कि फिरंगी अफसर भारतीय शिष्टाचार का पालन करते हुए क्या करेंगे, देसी राजाओं और नवाबों के दरबार में जब भी जाएंगे जूते उतार कर जाएंगे। और कुछ अंग्रेज थे जो हिंदुस्तानी भारतीय वेशभूषा को ही धारण करते थे। लेकिन 1830 में एक समारोह हुआ। क्या हुआ, 1830 में, 1830 में क्या हुआ, एक समारोह। उस समारोह में देखो सरकारी समारोह था, ठीक है, और उन्हें हिंदुस्तानी लिबास पहनकर जाने से मना कर दिया ताकि गोरे मालिकों की सांस्कृतिक नाक ऊंची बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों से भी उम्मीद की जाती थी कि वे भारतीय पोशाक संहिता का पालन करें और दफ्तर भारतीय परिधान में ही जाएं। दफ्तर जाएं किसमें, भारतीय परिधान में, ताकि डिफरेंस किया जा सके, दोनों में क्या है, डिफरेंस का पता लगाया जा सके। 1824 से लेकर 1828 के बीच, 1824 से 1828, 24 से 28 के बीच गवर्नर जनरल कौन हुए, गवर्नर जनरल हुए एम हस्ट, एम हस्ट।
इस बात पर अड़े रहे कि उनके सामने पेश होने वाले हिंदुस्तानी नंगे पांव आए। जो भी इनके सामने भारतीय आएगा, हिंदुस्तानी आएगा, वो क्या करेगा? नंगे पैर आएगा। लेकिन इस जिद को कड़ाई से लागू नहीं किया गया। 19वीं सदी के मध्य तक जब लॉर्ड डलहौजी, कब गवर्नर जनरल हुए? लॉर्ड डलहौजी। कौन हुए? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल हुए। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो इन्होंने देखो क्या किया? पादु का सम्मान। इन्होंने क्या किया? पादु का सम्मान। पादु का सम्मान। पादु का सम्मान। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल था तो पादु का सम्मान की यह रस्म सख्त हो गई। अब भारतीयों को किसी भी सरकारी संस्थान में दाखिल होते समय जूते निकाल देने पड़ते थे। हाँ, यूरोपीय पोशाक पहनने वालों को इससे छूट अवश्य मिली हुई थी। सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय, जो सरकारी सेवा में भारतीय कार्यरत थे, इस नियम से त्रास्त महसूस करने लगे। पादु का सम्मान नियम के उल्लंघन की एक मशहूर घटना हुई 1862 में सूरत की अदालत में। 1862 में 1862 में सूरत अधिवेशन भी हुआ, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो सूरत की अदालत में देखो एक घटना घटी क्या, कि सूरत की फौजदारी अदालत में असेसर लगान आंकने वालों के ओहदे पर कार्यरत भाई एक अधिकारी था, ठीक है ना, वो अपने पद पर कार्यरत था। उसका नाम क्या था? मनोकजी कोवासजी, एंटी। तो हम एंटी याद रखेंगे। क्या रखेंगे? एंटी। एंटीडोट है ये, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? एंटीडोट। तो देखो इसने क्या किया, इस एंटीडोट ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में जूते उतारने से इनकार कर दिया। भाई एंटीडोट कैसे बना ये देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। शांति रखें, शांति बनाए रखें। एंटीडोट, नहीं तो हम आपका जो है ना क्या करेंगे, एंटीडोट आपका बना देंगे। देखो इसने क्या किया, इसने न्यायाधीश सत्र अदालत में क्या किया, जूते उतारने से इनकार कर दिया। जज जिद पर अड़े रहे कि श्रेष्ठ को आदर देने की हिंदुस्तानी परंपरा के मुताबिक उन्हें जूते उतारने ही होंगे। लेकिन मनोकाजी भी अड़े रहे। तब तक अदालत में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने विरोध जताते हुए बंबई के गवर्नर को पत्र लिख दिया। क्या कर दिया उन्होंने? पत्र लिख दिया, क्योंकि एंटीडोट थे। अंग्रेजों का कहना था कि चूंकि भारतीय किसी भी पवित्र स्थान या घर में घुसने से पहले जूते उतारते ही हैं जूते, तो वे अदालत में भी वैसे ही क्यों ना करें। इस पर जो बहस चली उसमें भारतीयों ने कहा कि पवित्र जगहों या घर की बात दूसरी है। क्या है कि भाई घर की बात दूसरी है, पवित्र जगहों की बात दूसरी है, मंदिर की बात दूसरी है। पहली बात तो यह है कि बाहर जब जाते हैं हम तो धूल और गंदगी होती है, जो जूतों में लगकर अंदर साफ सुथरी जगहों तक चली आएगी, जहां लोग अक्सर जमीन पर ही बैठते और लेटते हैं। दूसरी बात, चमड़े का जूता तो वैसे ही क्या होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन अदालत जैसी सार्वजनिक जगह आखिर घर तो नहीं है। इन सब के बावजूद अदालत में जूतों के प्रवेश की इजाजत मिलने में बरसों लग गए। क्लियर हुई बात? हर हर महादेव, जय श्री राम।